नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री ये लाइव क्लास 379 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, 379 क्लास है। पहला सवाल आपके सामने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार दे रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आपके सामने, आप सभी जानते हैं कि हम सवालों में 30 या 40 सेकंड का समय आपको देते हैं सोचने समझने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है, सही से समझना, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में वन संबंधी कानूनों का उल्लंघन करना काफी लोकप्रिय हुआ। दूसरा ऑप्शन, राजस्थान के कुछ प्रांतों में जीवन की बेहतर सुविधाएं के लिए किसान और आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया। तीसरा, मिदनापुर में किसानों ने गोरे अधिकारियों के साथ जाकर मिल गए थे। किसान जो थे गोरे अधिकारियों के साथ मिल गए थे। चौथा, मिदनापुर में किसानों ने श्वेत जमींदारों की कंपनी के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी। दोस्तों देखो, ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल है आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, परंतु सवाल को समझिए। देखो, आंध्र प्रदेश राज्य में वन संबंधी कानूनों का उल्लंघन करना काफी लोकप्रिय हो गया था। कब? जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटिश सत्ता ने, ठीक है, वनों में अपने वनों को काट कर या वनों की जो जमीनें थी जो आदिवासियों की थी उन पर अधिकार करके या उन किसानों के ऊपर कोई ऐसा सत्ता खड़ी करके, चाहे वो जमींदार के रूप में हो चाहे वो किसी अन्य अधिकारी के रूप में हो, ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, जो आदिवासी लोग थे उन्होंने वन संबंधी कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जंगल जमीन पर कोई भी किसी का हस्तक्षेप ना हो। और देखो दोस्तों, यही प्रक्रिया बाद में नक्सली बन गई। ठीक है, कहते हैं नक्सलवाद। तो नक्सलवाद यही है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी, वो समझते हैं कि ये जंगल जमीन हमारी है, इस पर कोई भी विकास कार्य ना किया जाए। परंतु सरकार चाहती है, क्योंकि देखो सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, वो चाहती थी कि जंगल जमीन से ज़्यादा कच्चा माल प्राप्त किया जाए और उसको इंग्लैंड भेजा जाए और इंग्लैंड से भारत भेजा जाए पक्का बनाकर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में वन संबंधी कानून का उल्लंघन करना काफी लोकप्रिय हो गया। ठीक है। दूसरा, राजस्थान के कुछ प्रांत में जीवन की बेहतर सुविधाएं के लिए किसान आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल ठीक है। देखो, इसमें अगर बात करें तो
राजस्थान के, जैसे कि भील आंदोलन, ठीक है, कोल आंदोलन, कोल है ना, और एका आंदोलन पंजाब में हुआ था ये, ठीक, चलो इसको छोड़ो, ठीक है। और इसके अलावा काफी सारे आंदोलन थे जो राजस्थान में हुए, ठीक है। मिदनापुर, ये बिहार और झारखंड के बीच में पड़ता है, मिदनापुर क्षेत्र, छोटा नागपुर, ठीक है, उसमें मिदनापुर है। मिदनापुर में किसानों ने गोरे अधिकारियों के साथ मिल गए थे। दोस्तों ये कहा था क्योंकि देखो, जब मिदनापुर में चुआर विद्रोह हुआ था, चुआर हो विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है, मुंडा विद्रोह, और इसी बीच में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह है ना, नील विद्रोह इन बंगाल में हुआ था, और जी किसान विद्रोह भी हुए थे इसी में, ठीक है। तो भाई ये जो मिदनापुर के आदिम जाति के लोग थे, ये आदिवासी जो लोग थे, ये कभी भी इन्होंने गोरे अधिकारी यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों के साथ में समझौता नहीं किया, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कभी भी दोस्तों उन्होंने, कहते हैं कि उन्होंने गर्दन कटवानी मंजूर की, उनको गर्दन कटवानी मंजूर थी, परंतु वो जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके साथ समझौता करना नहीं चाहते थे, ठीक है। मिदनापुर में किसानों ने श्वेत जमींदारों की कंपनी के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। श्वेत माने यानी कि जो सफेद जमींदार थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, ठीक है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी, चाहे वो नील विद्रोह हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे हो विद्रोह हो, चाहे चुआर विद्रोह हो, ठीक है। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन असहयोग, यानी कि दोस्तों असहयोग मतलब 1900, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में जो शुरू हुआ था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग यानी कि ब्रिटिश सरकार के साथ में किसी प्रकार का सहयोग ना करना। देखो असहयोग मतलब कि जब सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, उसके विरोध में लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ, ठीक है, उसके खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश आ गया, ठीक है, गहरा आक्रोश आ गया। अब वो आर पार के मूड में थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार ने आंदोलन की शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की। भाई जब 1920 में ये शुरू हुआ, 1922 में खत्म हो गया, तो क्या हुआ, तो गांधी जी ने कहा था असहयोग सत्याग्रह, यानी कि हमको केवल अंग्रेजों से कोई सहयोग नहीं करना है, ठीक है, हमको अपनी शिक्षा संस्था खुद बनानी है, ठीक है, उनके साथ में कुछ भी सहयोग नहीं करना है। मंदिरों में चढ़ावा बंद हो गया, ठीक है, और लोगों ने जो है दफ्तर जाना बंद कर दिया। और इसके अलावा जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने दफ्तर जाना बंद कर दिया, छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, ठीक है। तो जो भी सरकारी चपरासी थे, उन्होंने भी जो दफ्तर जाना बंद कर दिया। सफाई कर्मियों ने सफाई करना बंद कर दिया, यानी कि किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करना था, ठीक है।
तो सरकार ने, ठीक है, सरकार ने आंदोलन की शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल ठीक है भाई। जब अगस्त 1920 में शुरू हुआ तो कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, ठीक है। दूसरा, वे मानते थे कि इसे दबाने से राष्ट्रवादी शहीद बन जाएंगे और इससे विद्रोह की भावना भड़केगी। वे कौन? अंग्रेज मानते थे कि भाई इसे दबाने से, क्योंकि इससे पहले ही क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। लगभग 300 लोग के करीब मारे गए थे सरकारी आंकड़ों के तहत, और जबकि अगर हम कुछ इतिहास बताते हैं कि 1000 लोग मारे गए थे। तो अंग्रेज मानते थे कि इसे दबाने से राष्ट्रवादी शहीद बन जाएंगे और इससे विद्रोह की भावना भड़क जाएगी, ठीक है। और हो सकता है अगर विद्रोह की भावना भड़क गई तो हमको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाए, ठीक है। तीसरा, दिसंबर में सरकार ने 30,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए, बिल्कुल ठीक है भाई। जब लोगों ने सहयोग करना बंद कर दिया तो शुरुआत में तो कार्रवाई नहीं की, परंतु 3-4 महीने बाद क्या हुआ, सरकार ने 30,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि सरकार ने कहा कि भाई ऐसे नहीं मानेंगे, इन पर दबाव डाला जाए, ठीक है। चौथा, बड़े नेताओं में केवल गांधी जी बाहर रहे, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी बाहर रहे, ठीक है, ये भी ठीक है। दिसंबर 1921 कांग्रेस अहमदाबाद अधिवेशन में सविनय अवज्ञा शुरू करने का निर्णय मोतीलाल ने शुरू किया था। देखो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने नहीं, गांधी जी ने लिया था, ठीक है, गांधी जी ने लिया था, ठीक है। तो निर्णय जो लिया था वो गांधी जी ने लिया था, ये गलत है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की शुरुआत बहादुरी तालुका से की थी, बिल्कुल ठीक है। तो भाई इस हिसाब से जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ई और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सत्येंद्र नाथ टैगोर के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। ये वही सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं जो हमारे देश के पहले कहते हैं कि भाई IAS की परीक्षा पास की थी इन्होंने, ठीक है, पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और इनके पिता का नाम था दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर और इनके दादा का नाम था द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। अगर हम पिता की बात करें तो पिता, ठीक है, देखो पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दादा द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन, सत्येंद्र नाथ को सर्वप्रथम यानी कि IAS की परीक्षा पास करने के बाद में सर्वप्रथम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और तुकाराम की अभंग कविताओं का बंगाली में अनुवाद किया था, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, रविंद्रनाथ और
उनकी स्वर्ण कुमारी देवी उनके भाई थे, बिल्कुल ठीक है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वर्ण कुमारी उनके भाई बहन थे, ठीक है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे सत्येंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है, याद रखना। सत्येंद्रनाथ के साथ मनमोहन घोष ने IAS की परीक्षा दी थी, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हुए थे, बिल्कुल ठीक है। यानी कि सत्येंद्रनाथ टैगोर तो पास हो गए थे, परंतु मनमोहन घोष जो है वो असफल हुए थे, असफल, ये सफल हुए थे, ठीक है। इसलिए सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। इसके अलावा 1882 में सत्येंद्रनाथ कर्नाटक के करवार में जिला न्यायाधीश बनाए गए, बिल्कुल ठीक है। 1882 में, ठीक है, सत्येंद्रनाथ कर्नाटक के करवार में जिला न्यायाधीश बनाए गए। इसके अलावा सत्येंद्रनाथ के पिता द्वारकानाथ टैगोर थे, ये दोस्तों ये कौन थे, ये दादा थे, ये दादा थे तथा सत्येंद्रनाथ IAS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे, परंतु द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, दादा थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सुब्रमण्यम अय्यर के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर सुब्रमण्यम अय्यर तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सुब्रमण्यम अय्यर को ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि ये महान वृद्ध व्यक्ति थे, ठीक है, इनको महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरा, 1914 में मद्रास की जनता की ओर से, यानी कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि इंग्लैंड के सम्राट जब भारत आए तो मद्रास की जनता की ओर से, ठीक है, मद्रास की जनता की ओर से उन्होंने स्वागत भाषण तैयार किया। और देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तभी यह भाषण गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए गाया था, स्वागत समारोह के लिए, और मद्रास की जनता की ओर से सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वागती भाषण दिया था, ठीक है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, 12 वर्षों तक मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। डी, उन्होंने दृष्टि कमजोर होने के कारण, यानी कि उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो कमजोर हो गई थी, इस कारण वो पढ़ने लिखने में थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि भाई यार, अब जब मेरी आंखें ही कमजोर है, मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1907 को, और शंकरन नायर उनके उत्तराधिकारी बने थे। तो डी भी ठीक है। 1893 में उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी, बिल्कुल ठीक है। देखो 1893 में उनको दीवान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। एफ, वह धर्म रक्षण सभा, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर्म रक्षण सभा, ठीक है, धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1908 में की थी। कई बार आ चुका सवाल, धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष कौन थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो ये भी ठीक है। तो
इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जी राइट आंसर हो जाए, यानी कि सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सही का चयन करना है। ठीक है,
तो फ्रेंड देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, खारवेल मामेघ वाहन वंश का शासक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो जब मगध साम्राज्य अपने अंतिम सांसें गिन रहा था तब चेदी वंश के शासक जो कलिंग में शासन कर रहा था, तो उसके मामेघ वाहन एक राजा हुआ, उसने मामेघ वंश की स्थापना की और उसी में खारवेल एक शासक हुआ। ठीक है, तो उसने खारवेल जो है मामेघ वंश का शासक था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अभिलेख तिथि विहीन है, यानी कि जो अभिलेख है वो तिथि विहीन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो अभिलेख है उस पर तिथि अंकित नहीं है। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, ये इसमें जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर धर्म की बात करें, ठीक है, और इसकी रचना जो करवाई थी वो कराई थी खारवेल ने। ठीक है, और इसमें भारत वर्ष का उल्लेख है, भारत वर्ष का उल्लेख है। 13 वर्ष की यात्रा, 13 वर्ष में शासक बना, उसमें विजय अभियानों का वर्णन है, अभियानों का वर्णन है। ठीक है, तो यह दूसरा ठीक है। तीसरा, ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा, बिल्कुल ठीक है, प्राकृत उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है। चौथा, खारवेल को बसु नरेश का वंशज बोलते, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि जो बसु नरेश था उसका वंशज भी बोलते हैं। पांचवा, हाथी गुफा लेख जैन स्तुति से प्रारंभ होता है, बिल्कुल ठीक है। पांचवा, खारवेल 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, दोस्तों कहीं 13 वर्ष लिखा होता है, कहीं 14 वर्ष, कहीं 15, कहीं 16 वर्ष, तो मैं इसमें इसे काट कर जो है 13 वर्ष कर दूँ। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में युवराज बनेगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेख की रचना नंद देव ने की है, ये गलत है दोस्तों, नंद देव ने नहीं की। ठीक है, खारवेल नहीं की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस हिसाब से 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। मेगास्थनीज, ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज के बारे में यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबार में आया। ठीक है, इंडिका लिखी, इंडिका का लेखक था ये। ठीक है, भारतीय समाज 7 भागों में बताया। ठीक है, और सेल्यूकस निकोटर का दूत था, का राजदूत था। ठीक है, तो पहले देखते ये सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा यह 15 वर्ष तक रहा, ये गलत है क्योंकि ये 14 वर्ष तक रहा, 14 वर्षों तक। ठीक है,
इसने इंडिका लिखी जो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, और इसके जो कुछ दृष्टांत मिलते हैं, ठीक है, इसका कुछ अंश मिलते हैं, कुछ अंश जो मिलते हैं एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लिनी, इनके भी लेके मिलते हैं, ठीक है। तो जो गलत है, जो असत्य है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इसमें केवल 2 गलत है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। देखो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी का जो समय है वो 150 ईस्वी है। लेखक जो है अज्ञात है, ठीक है, लेखक जो है अज्ञात है, यानी कि पता नहीं है। उसने अरिकामेडु के बारे में लिखा है, ठीक है, जहाज़ों के बारे में लिखा है, और दक्षिण भारत के बारे में लिखा है, ठीक है, व्यापार के बारे में लिखा है, रोमन बस्ती के बारे में लिखा है, ठीक है, सोने के सिक्कों के बारे में लिखा है, चांदी के सिक्कों के बारे में लिखा है। काफी अच्छा विवरण छोड़ा है इसने। तो आइए देखते हैं, ग्रीक भाषा में लेखक अज्ञात है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है, ठीक है, और इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। ये 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। देखो दोस्तों, लगभग 150 कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक दूसरा ठीक है। तीसरा, लाल सागर से भारत तक का वर्णन दिया है, जिसमें बंदरगाह व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ये इसमें कहा गया है कि भाई व्यापार के रूप में बंदर, ठीक है, और विलासिता की वस्तुएं, विलासिता के सामान, ठीक है, गोल मिर्च है, काली मिर्च, आजवाइन, अदरक, ठीक है, लौंग आदि का वर्णन करता है, ठीक है, कपड़ा। तीसरा ठीक है। चौथा, अंग्रेजी अनुवाद विल्फ्रेड हार्वे शार्प ने लिखा है, यानी कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी का जो अनुवाद किया गया है वो अंग्रेजी लेखक विल्फ्रेड हार्वे शार्प ने किया है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। देखो, प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करें तो उस पर समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है, समुद्रगुप्त का भी, ठीक है। इसके बाद में अशोक का भी उसका उल्लेख है,
ठीक है। इसके बाद में जहांगीर का भी है, ठीक है। अगर हम लेखक की बात करें, लेखक तो हरिसेन है, हरिसेन, ठीक है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र का, यानी कि जो समुद्रगुप्त है वह चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा और लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र कहा गया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि उसका पापा था, जो पिता था वो चंद्रगुप्त प्रथम था और जो उसकी माता थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। दूसरा, कुमार देवी का उल्लेख है, यानी कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का भी उल्लेख है उसमें, ठीक है। तीसरा, समुद्रगुप्त को उसके पिता ने शासक बनने के लिए नामांकित किया था। बिल्कुल ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी मृत्यु से पहले उसको शासक बनने के लिए नामांकित किया था, ठीक है, नॉमिनेट किया था कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में समुद्रगुप्त शासक बनेगा। आप जानते होंगे इसको समुद्रगुप्त का लेन पूल कहता है। लेन पूल के अनुसार ये भारत का नेपोलियन है। क्या है? भारत का नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है। और देखो दोस्तों, अभिलेख में इसको क्या बोला गया है? अभिलेखों में इसको क्या बोला गया है? सर्वराज्य क्षेत्रता, सर्वराज्य क्षेत्रता, ठीक है, याद रखना, सर्वराज्य क्षेत्रता बोला गया है क्योंकि सभी राज्यों को हराने वाला, छेदने वाला, ठीक है। चौथा, उसके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के किस अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। चौथा, हरिसेन का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखो ये जो सवाल है वो जैन धर्म का सवाल है, ठीक है। जिनके जैन धर्म में, जो जैन धर्म का साहित्य है, जैन धर्म का साहित्य जिसको क्या बोला गया है बताइए कमेंट करके। आगम कहा गया है, आगम, ठीक है। आगम, आगम बटे हुए हैं अंग में, ठीक है, 6 अंग, फिर उपांग, ठीक है। इस तरीके से बटे हुए हैं। 6 मूल छेद, ठीक है, 6 मूल छेद इस तरीके से बटे हुए हैं। तो प्रत्येक अंग का एक उपांग है, यानी कि जो 6 अंग हैं, आगम बटे हुए हैं अंगों में, 12 अंग हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अंग जो है उपांग में बटा हुआ है, ठीक है। 6 छेद सूत्र हैं, इसमें 6 छेद सूत्र हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अंग जो है उपांग में बटा हुआ है। दूसरा, उपांगों की विषय वस्तु, जो उपांग हैं, जो ये हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है? ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन
मरणोत्तर जीवन का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, उपांगों पर लिखे गए भाष्य नियुक्ति, चूड़ी या टीका कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही ऑप्शन ठीक है। 10वें सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए, कौन कौन सा कथन सत्य है। यही सवाल जैन धर्म का है, ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तीर्थकर, ठीक है। 63 सलाका पुरुष हुए, सलाका पुरुष या महान व्यक्ति, ठीक है। जैन साहित्य को पुराणों में क्या बोला गया है, पुराणों में चरितम बोला गया है, चरित बोला गया है, चरित बोला गया है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, जैन धर्म में कुल 63 सलाका पुरुष की मान्यता, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जैन साहित्य में पुराणों को चरित कहा गया है, ठीक है। जैन साहित्य में पुराणों को, सॉरी ये गलत है, जैन साहित्य में पुराणों को, ठीक है, दूसरा ठीक है। तीसरा, हेमचंद्र की 30 सलाका पुरुष चरित्र में इनका वर्णन, बिल्कुल ठीक है। तो भाई सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आइए देखते हैं, मलिक अंबर खानदेश राज्य का प्रधान था, गलत दोस्तों, ये खानदेश का नहीं, ये अहमदनगर का था, अहमदनगर का नवाब था, ठीक है, यह नवाब को प्रधानमंत्री बोला गया है, ठीक है। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी विजयनगर, पहली हम्पी थी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में संगम वंश की नींव डाली, ठीक है। और विजयनगर की स्थापना की। राजधानी उस समय क्या थी, राजधानी बनाई उन्होंने हम्पी, ठीक है। तो दूसरा ठीक है। तीसरा, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथाओं का उल्लेख किया, ये गलत है दोस्तों। देखो अब्दुल रज्जाक ने नहीं, विजयनगर में जो सती प्रथा है, ठीक है, नुनीज ने, ठीक है। इसके अलावा बारबोसा, ठीक है, पित्रा देला बेले ने, ठीक है। इसके अलावा सीजर फ्रेडरिक
और देखो इन्होंने जो देखा था उसका नाम था मोला डिगा। जो महिला थी, महिला जिसको सती किया गया था, उसका नाम था मोला डिगा, मोला डिगा, ठीक है, नाम था उसका। तो भाई इसमें पहला गलत है और दूसरा गलत है। अब इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस हिसाब से 11 का बी राइट आंसर है, केवल 2 सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों, आप जानते होंगे 2:4:8:16 का अनुपात था। ठीक है, 30 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए, आपको केवल 30 सेकंड का। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। कच्ची ईंटों का प्रयोग रक्षा दीवार, सड़क, प्रवेश द्वार के लिए किया जाता था। बिल्कुल ठीक है, यानी कच्ची ईंटों का जो प्रयोग रक्षा दीवार, यानी कि ये नगर है, नगर के ओर पास जो एक दीवार बनती थी उसको बोला गया है रक्षा दीवार। सड़क, सड़कों के लिए, और प्रवेश द्वार यानी कि नगर का जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, तो गोपुरम बोला, तो उसके लिए भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का साक्ष्य प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है। तीसरा, वक्राकार ईंटें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये क्या दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखो वक्राकार जो ईंटें हैं वो मोहनजोदड़ो से नहीं, वो चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और देखो चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मन के साक्ष्य मिले हैं, मन के, ठीक है, कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। चौथा, पक्की ईंटों का प्रयोग विशाल भवन आदि बनाने में किया जाता था। बिल्कुल ठीक है, तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रापाषाण कालीन संस्कृति हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर या क्लीबर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित थी। यानी कि प्रापाषाण काल के जो लोग थे वो हाथ की कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, हैंड एक्स, चॉपर या चॉपिंग, क्लीबर या स्क्रैपर का प्रयोग करते थे। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब थ्योरी क्लास हुई थी तब बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगर हम मध्य प्रापाषाण काल की बात करें तो फलक संस्कृति, फिर उच्च प्रापाषाण काल की बात करें तो फलक और ब्लेड संस्कृति थी। ठीक है,
खुरचनी आई थी, फिर है ना। तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए माइक्रोलिथ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो मध्य पाषाण काल था, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 6,000 BC था, ठीक है, उस काल में जो पत्थर थे वो 1 इंच का भी पत्थर था, ठीक है, 15 सेंटीमीटर भी था, 1 सेंटीमीटर भी था। तो काफ़ी पतले पतले छोटे छोटे उपकरण आए, इसलिए उनको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण कहा गया था। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, पुरापाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः होमो सैपियंस जाति के थे। भाई ये गलत है दोस्तों, पुरापाषाण काल में नहीं, पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो होमो हैबिलिस था, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, निएंडरथल, इसके अलावा होमो हैबिलस, निएंडरथल, जावा मानव, इसके अलावा विकिंग मानव, इसके अलावा होमो इरेक्टस, ठीक है, जाति के थे। चौथा, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ एवं कृषि का प्रथम उदाहरण मेघर से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। तो भाई जो गलत है ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश भारत के दौरान, यानी कि जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश में स्थापित हो गया था, तो दौरान विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि जो विद्रोह हुए उनका सही कालक्रम कौन सा है। देखो, कुछ स्वतंत्रता संग्राम से पहले हुए, कुछ बाद में हुए, कुछ किसानों के आंदोलन थे, कुछ जनजातियों के आंदोलन थे, कुछ आदिवासियों के थे, ठीक है, कुछ धार्मिक आंदोलन था, कुछ राजनीतिक आंदोलन था। इस तरीके से काफी आंदोलन हुए थे। तो देखो दोस्तों, इसमें नील आंदोलन की बात करें हम, देखो इसमें नील आंदोलन, नील 1859, ठीक है, एक आंदोलन, एक का 1921, पागलपंथी, ठीक है दोस्तों, पागलपंथी जो था वो 1813 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा चुआर और हो, ये हुआ था 1769 में, ठीक है, 1769 में। तो देखो दोस्तों, इसमें अब ये देख लो, क्योंकि 4 हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा चुआर विद्रोह, ठीक है, चुआर विद्रोह आएगा फर्स्ट पर। इसके बाद में 1813 पागलपंथी विद्रोह आएगा नंबर 2 पर, फिर नील विद्रोह आएगा नंबर 3 पर, फिर एक विद्रोह आएगा नंबर 4 पर, ठीक है। अगर नील विद्रोह की बात करें तो आप जानते होंगे दीनबंधु मित्र, ठीक है, दीनबंधु मित्र। एक आंदोलन की बात करें तो मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी।
नेतृत्व किया पागलपंती ने करमशाह एवं टीपू। और ये आदिवासी जाति के लोग थे। ठीक है, देखो इस हिसाब से सबसे पहला आएगा चुआर विद्रोह। ऑप्शन नंबर चुआर विद्रोह, फिर पागलपंती, फिर नील विद्रोह, फिर एकांध्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 15, मृच्छकटिकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। भाई अगर हम लेखक की बात करें, क्योंकि लेखक नहीं दिया हुआ इसमें, तो क्या है? शूद्रक। ठीक है, शूद्रक। और इन्होंने कहा था कि भाई मैं भारवी एवं क्षेमेंद्र के समान हो गया हूं, क्षेमेंद्र के समान अच्छा लेखक हूं। ये सवाल आया था एग्जाम में। मृच्छकटिकम चारुदत्त एक सार्थवाह था। ठीक है, चारुदत्त सार्थवाह व्यापारी था, सार्थवाह व्यापारी को नेता था। ठीक है, और बसंत सेना लड़की है। ठीक है, लड़की है। इन दोनों की प्रेम कहानी है इसमें दिखाया गया है कि भाई जो ब्राह्मण है ना, नाई हैं और जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने दुष्ट राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसमें सत्य है वो आपको पहचानना है। देखो दोस्तों, यह मोरोत्तर काल का प्राकृत भाषा में है। देखो ये जो है संस्कृत भाषा में है, संस्कृत, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें शूद्र व महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलते थे, यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे और जो महिलाएं और शूद्र थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। तीसरा, इसका विषय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से था तथा केंद्र मगध था। दोस्तों केंद्र जो था वो उज्जैन था। ठीक है, और दूसरा केंद्र जो है पाटलिपुत्र था। तो इस हिसाब से तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।